आज हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ का मेन पर्पस होता है किसी भी दो चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उसे फाइंड आउट करने के लिए ये लॉ यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो चार्जेस है। इन दो चार्जेस में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसे फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग ग्रेविटेशन को याद करो। ग्रेविटेशन में हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। इसके अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और r इतने डिस्टेंस पर एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये है m2 जिसका मास है m2। तो अर्थ सरफेस पर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। सही है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला हम लोग अब इसके लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ वहां पे बात होंगी मासेस की और यहाँ पे बात होंगी चार्जेस की। और एक बात सुनो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रेजेंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है नेचर के अंदर? अट्रैक्टिव है। तो इन दोनों में हमेशा कौन सा फोर्स होगा? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। ठीक है, तो चलो हम आज पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए। ये जो फर्स्ट चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 है और ये सेकंड चार्ज जो है ये Q2 है। कंसिडर करो ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के। अगर सेम नेचर होगा तो इन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? इनमें होगा रिपल्सिव फोर्स। तो Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी तरह से Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है नहीं? तो ये कौन सा फोर्स हुआ? ये हुआ रिपल्सिव फोर्स। अगर हमने अनलाइक चार्जेस कंसिडर किए होते, मान लेते ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से एक्ट होगा, एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। है कि नहीं? तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, जिस लाइन से ये दो चार्जेस कनेक्ट किए गए, फोर्स हमेशा ये जो सेंटर ऑफ लाइन है जिससे ये दो चार्जेस कनेक्ट किए हुए हैं, इसी लाइन के अलोंग फोर्सेस एक्ट होंगे, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो। ठीक है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि Q1 और Q2 इन दोनों का नेचर सेम ही है। अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो उन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था कि इन दोनों में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये दो चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। उसी के रिलेशन के साथ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी हमने सबसे पहले देखा था कि जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बस मासेस को हटा दो, मास की जगह पे चार्ज ऐड कर दो। और यहाँ पर F और R का रिलेशन देखो कैसे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ हो, कूलम्ब्स लॉ हो, ये जो लॉज है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं मतलब यहाँ पर देख सकते हो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में, इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी इन दोनों में जो फोर्स है ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। सो वी कैन से दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस आप चार्जेस के बीच में बढ़ाओगे उतना ही फोर्स जो है वो कम होते हुए दिखाई देगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर है। चलो कंबाइन कर देते हैं इन्हें। कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा देते हैं तो कांस्टेंट लेकर आएंगे। इस कांस्टेंट का नाम है K।
इस k को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। सो k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जिस तरह से ग्रेविटेशन में कैपिटल G कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी तरह से ये k यहाँ पर होता है। इस k का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू फिक्स होती है, ये हमें याद रखना है। ये जो k होगा, ये होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू जो है वो k की हमें याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसे थोड़ा सा समझो। k जो है, इस k को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, सही है। और इसी k को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये जो k हमने लिखा अभी यहाँ पे कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसी को ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलो, वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो लिया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है फ्री स्पेस के लिए, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिए हमने। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था, ये डिनोमिनेटर में था, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बनेगा वो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब एक बात समझो, एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसका मतलब होता है कि किसी भी मीडियम में से जब इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी, तो वो लाइंस कितनी पास हो सकती है, ये वो मीडियम डिसाइड करता है। एयर है, वाटर है, ग्लास है, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो होंगी वो डिफरेंट होंगे। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, ये उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो? अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब ये किसके लिए, ये नॉट किसके लिए लगाए, सिर्फ ये लगाए फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस को हो, एयर को हो, या फिर वैक्यूम को हो, तीनों के लिए यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एयर के लिए है। अगर वाटर होता तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, ग्लास होता या फिर कोई भी अलग मीडियम होता, तो वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखते। ये किसके लिए होगा, ये होगा मीडियम के लिए। समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आप लोग देखो, एप्सिलॉन नॉट जो है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ईयर के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दी गई है। तो ये वैल्यू जो है, ये सबसे कम है एयर के लिए, सही है। अब बाकी जब मीडियम आप लोग लोगे, कोई अलग मीडियम लोगे, तो ये इसके इसके बाद मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होंगी वो इससे ज्यादा ही होंगी। ठीक है, एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में, अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली के क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर के कम हो रहा है तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो एफ इज इक्वल्स टू के, मतलब एफ और के यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन में। अगर के यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो फोर्स होगा दो उस चार्जेस के बीच में, ये भी कम हो जाएगा। तो एयर को छोड़कर बाकी कोई भी मीडियम अगर हम लोग कंसिडर करें, तो वहां पे फोर्स जो होगा वो एयर के कंपैरिजन में कम ही होगा। समझे? तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कूलोम्स लॉ, और ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो फोर्स हमने लिया हुआ है, तो ये तो ठीक है फोर्स, लेकिन फोर्स मुझे बताओ फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर है तो फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगी। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि अगर दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम है तो उनमें रिपल्सिव फोर्स है, अगर दो अनलाइक चार्जेस तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स, और उसकी डायरेक्शन भी हम लोग इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप लोगों को सिर्फ चार्ज की पोजीशन दी जाए, कोई कार्टेशियन सिस्टम है, इसके अंदर आपको एक पोजीशन दी जाए दो चार्जेस की,
और उसमें अगर आपको फोर्सेस पूछे तो वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसी कूलोम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है पूरा? चलो आगे देखते हैं कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे समझो, जैसे कि एक कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पर है ओरिजिन और इस एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज है Q1 और यहाँ पर सेकंड चार्ज कंसीडर करेंगे Q2। दोनों का नेचर सेम ही है, तो दोनों में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? रिपल्सिव फोर्स। लेकिन एक बात को समझो, यहाँ पे ये जो चार्ज है Q1, इसकी इस ओरिजिन से कुछ ना कुछ पोजीशन है। किसकी? इस चार्ज की इस ओरिजिन से कुछ ना कुछ पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हमें बताना हो तो हम लोग वहां पे पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। सही है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब उसका जो पोजीशन होगा, जो डिस्टेंस होगा वहां से, उसे हम पोजीशन वेक्टर से शो करेंगे। तो मान लेते ये जो पोजीशन है इसकी, इसे हम लोग कहते हैं R1 बार। सही है, R1 बार मतलब कौन होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसकी पोजीशन होंगी ओरिजिन से। उसी तरह से Q2 चार्ज जो है, इसकी भी पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं। बोलो इसकी पोजीशन क्या होंगी फिर? इसकी पोजीशन को लिखेंगे हम लोग R2 बार। ठीक है, अब इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट है, मतलब ये Q1 जो है ये Q2 पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और Q2 जो है ये भी Q1 पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। अब देखो, अब ये जो सेकंड चार्ज है, ये सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। इसीलिए हम इसे लिखते समय ऐसे लिखेंगे, फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पर। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होंगी ये होंगी इस फोर्स के, F12 बार। इसका मतलब कैसे रीड करेंगे इसे हम लोग? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। उसी तरह से यहाँ पे बोलो, क्या बोलेंगे हम? अब Q1 जो है ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? सेकंड चार्ज पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज लगा रहा है। जिसे हम लिखेंगे F21 बार। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे अपने पास फोर्स का फॉर्मूला देखो, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला अपने पास? F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो Q1 Q2 है, K भी पता है। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है Q1 से Q2 की तरफ, तो हम क्या करेंगे? Q1 से निकलेंगे Q2 की तरफ, तो इस तरह से। सही है, तो कहा किसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम? 1 का। कहा से? सेकंड से। तो इसे हम लिखेंगे R12 बार। कहाँ से निकले थे? चार्ज 1 से निकले थे। कहाँ तक चले? चार्ज 2 तक। तो ये जो R12 बार यहाँ पे होगा, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाएगा। उसी तरह से इस चार्ज से निकलो अब और जाओ Q1 की तरफ इस डायरेक्शन में। अब बताओ कैसे लिखेंगे इसे? R कहाँ से निकले थे? 2 से। कहाँ पे चले गए? 1 पे। R21 बार। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना, ये जो सबसे पहले ये जो R1 एंड R2, R1 बार एंड R2 बार जो है, इसे क्या कहना है? इसे कहना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स। और ये जो R12 बार और R21 बार, ये जो है इन्हें कहना है हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। लेकिन कौन से क्वांटिटी पैसा निकालना है? अभी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे F12 बार। फर्स्ट हम ये फोर्स निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो F12 बार कितना होगा? बोलो कि ये तो एज इट इज चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय। और एक बात समझो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? स्केलर होता है। तो यहाँ पे R स्क्वायर है कि नहीं?
लेकिन हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे? डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा लेंगे? r21 लेंगे या r12 लेंगे? तो जो एक ही डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स के डायरेक्शन में होगा उसी को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से, अब इस डायरेक्शन में कौन है? ये है, तो वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग r21 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन मैंने अब भी कहा था कि वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ये तो स्केलर ही होता है, तो उसे r21 स्क्वायर लिख देंगे सिर्फ। और एक बात, अब हमें इसके डायरेक्शन भी तो बताना है कि ये फोर्स की डायरेक्शन है क्या। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होंगी, ये इस वेक्टर के पोजीशन और इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखो आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा। ये कैप क्या है? ये कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर मतलब कौन? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो सिर्फ डायरेक्शन यूज दिखाने के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे आई कैप किसे शो कर रहा था? एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस। उसी तरह से यहाँ पर इस फोर्स के डायरेक्शन के लिए इसका यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, जिसे हम लोग R12 कैप के फॉर्म में लिखेंगे। समझ रहे हो? इसी का यूनिट वेक्टर यहाँ पे लेना है। ये सिर्फ इस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। देखो, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, R21 कैप है। अगर मुझे इसका R21 कैप अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? इसका वेक्टर लेंगे R21 बार, जो भी वेक्टर दिया जाएगा, और इसी का मैग्नीट्यूड लिखना है R21, चाहे आप मॉड में लिखो या ऐसे लिखो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। शायद आप मैथ्स में वेक्टर्स में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अब उसी तरह से ये तो निकाल लिया हमने। ये हुआ अपना F12 बार, कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अब इसी तरह से हमें निकालना है F21 बार। अब बताओ, अब क्या करेंगे हम? F नाउ F21 बार K इंटू Q1 इंटू Q2, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। ये देखो, ये F21 बार इधर है, उसी डायरेक्शन में R21 बार है। यहाँ पर लेंगे हम लोग R21 नहीं तो R12 और इसका क्या करना है? स्क्वायर इनटू इसका यूनिट वेक्टर लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे R12। क्या क्लियर है? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो? यूनिट वेक्टर को R12 कैप अगर निकालना होगा तो R12 बार ले लो और उसका ही नीचे मैग्नीट्यूड ले लो, और ये होगा अपना फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो आप इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्ब्स लॉ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस इज। दोनों फोर्सेस का यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है। सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू है हम लोगों के पास, कितनी है ये है 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, आगे क्या कहना है इनका? रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों का रेशियो लेना है हमें यहाँ पे के और जी का। ठीक है, के का और जी का रेशियो लेना है सिंपली। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं के डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। के तो पता ही है, अभी तो पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अलावा इन्होंने कुछ वैल्यूज हमें दी है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर चार्ज सेम ही होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। उसके साथ मास ऑफ प्रोटॉन भी है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ये होता है 1.27 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और क्या पूछा है हमें? रेशो पूछा हुआ है के अपॉन जी का। तो चलो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, बोलो?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास? ये होता है कैपिटल F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू ई इंटू क्यू पी लिख देता हूँ। दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही, क्यू इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, के इंटू क्यू स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही है, आर स्क्वायर। इसे बोल लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, ये कौन सा फोर्स था? ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फाइंड आउट करो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, यहाँ पे जी लगा देते हैं और कैपिटल जी इंटू एम ई इंटू एम पी डिवाइडेड बाय आर। सही है, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है के अपॉन जी। तो इन दोनों का रेशो ले लो, तो यहाँ पे बोल देते 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो तो एफ ई अपॉन एफ जी, यहाँ पर लिखेंगे एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू, एफ ई कितना है आपके पास? एफ ई है के इंटू क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे इंटू लिखते हैं, आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और नीचे लिखेंगे कैपिटल जी इंटू एम ई इंटू एम पी। तो आर स्क्वेयर के साथ आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें के अपॉन जी निकालना है, तो के अपॉन जी लिख लेता हूँ और इसको इस साइड ले लो, बाकी सारी टर्म्स को। यहाँ पे के अपॉन जी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई इंटू एम ई इंटू एम पी और डिवीजन में होगा एफ जी इंटू बोलो क्यू स्क्वेयर। बस इतना ही, सही है। अब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू है आपके पास सीधा, कितना है एफ ई अपॉन एफ जी? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम ई, कितना? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, कितना है मास ऑफ प्रोटॉन? 1.27 इंटू 10 टू द पावर -27 और डिवीजन में है क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। अब देखो ऑप्शन में जो दिया गया है ये सीधा 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में, तो बाकी कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम सिर्फ 10 के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे 10 की पावर के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 39 है, 39 39 में से 31 गए, यहाँ पे बचेंगे 8 और यहाँ पे फिर से 27 है, तो 27 में से 8 चले गए, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 19, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा हम लोग 10 टू द पावर -19। सही है, एक बार चेक कर लो फिर से। 31 में से 31 चले गए 8 और 27 में से 8 चले गए 19, सही है। डिवाइडेड बाय ये 1.6 भी निकाल दो, 19 का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 19 टू ज़ा 38 -38 लिख देते हैं, तो ये होगा 10 टू द पावर -19, इसे ऊपर ले लो और ये 10 टू द पावर 38, तो ये आंसर आ जाएगा 19 टू ज़ा 38, तो 19 10 टू द पावर 19 किसके पास आ रहा है? देखो 20 के पास आ रहा है, मतलब 10 टू द पावर 20 जो है वो अपना सही ऑप्शन है। क्लियर है?